टिपिकल। आज की इस वीडियो में हम मेंडलवाद से विचलन यानी कि डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म यानी जीन पारस्परिक क्रिया, जीन इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुएलीलता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे और बहुजीनी वंशागति यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम मेंडलवाद से विचलन यानी कि डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म या जीन पारस्परिक क्रिया यानी कि जीन इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक जीन की एक एलील का उसी जीन की दूसरी एलील पर जो प्रभाव होता है या एक जीन की एक एलील का किसी दूसरी जीन की जो एलील होती है उस पर जो प्रभाव होता है हम उसे बोलते हैं जीन इंटरैक्शन। यानी कि समान अथवा असमान जीन की एक एलील का दूसरी एलील पर जो प्रभाव होता है हम उसे बोलते हैं जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन में हमें सबसे पहले पढ़ना है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वह घटना है जिसमें F1 संकर यानी कि F1 हाइब्रिड जो विषम युग्मजीव यानी कि हेटेरोजाइगोट होता है उसका फिनोटाइप प्रभावी तथा अप्रभावी सम युग्मजीवों के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है। और दूसरा वहां पर जो दोनों एलील्स है डोमिनेंट और रिसेसिव, उन दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की मिक्सिंग हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाता है, उनका मिश्रण होता है और उनकी मिक्सिंग होने से एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है। यानी कि इसमें हमें दो बातें याद रखनी है कि F1 संकर का जो फिनोटाइप होगा वो सम युग्मजीव डोमिनेंट यानी कि प्रभावी और सम युग्मजीव यानी कि रिसेसिव यानी कि अप्रभावी के बीच का होगा। और दोनों एलील जो F1 जनरेशन में आएंगी, F1 पीढ़ी में आएंगी यानी कि F1 संकर में आएंगी, डोमिनेंट और रिसेसिव, वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, अपूर्ण रूप से एक्सप्रेस करती है, निरूपित करती है, अपना लक्षण बनाती है और वो एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है। इसीलिए इसको इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस यानी कि मध्यवर्ती वंशागति भी कहते हैं। इसकी खोज कॉरेंस ने 1903 में की थी। इसके दो एग्जांपल है, गुलाबास या मिराबली जनाबा एवं स्नैपड्रैगन में पुष्प का कलर और ब्लू एंडोल्यूसियन मुर्गों में परों का रंग। पहला गुलाबास या स्नैपड्रैगन में दो किस्में पाई जाती हैं, लाल पुष्प वाली और सफेद पुष्प वाली, यानी कि रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर प्लांट। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फिनोटाइप है, ये इसका जीनोटाइप है। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर, इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर। ये गैमेट्स हो गए, युग्मक हो गए। और इन दोनों की मिक्सिंग से F1 पीढ़ी में एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है जो पिंक होता है, गुलाबी होता है। और जब F1 इंटू F1 करते हैं हम तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जो बनेगा ये बनेगा रेड यानी कि लाल, ये पिंक, ये भी पिंक, ये व्हाइट। इसका मतलब यहां पर रेड यानी कि लाल, पिंक यानी कि गुलाबी और व्हाइट यानी कि सफेद का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, वो 1:2:1 होता है। जो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 से डिफरेंट होता है। इसका ये फिनोटाइप रेशो भी है और यही इसका जीनोटाइप रेशो भी है।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोडोमिनेंस हम जब आगे पढ़ेंगे वहां पर भी, और यहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम होता है। दूसरा जो एग्जांपल है, जो ब्लू एंडोलूसियन मुर्गे होते हैं उनमें दो किस्में पाई जाती हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर वाली। ब्लैक कलर मुर्गे का जब क्रॉस हम एक व्हाइट कलर मुर्गी से या इसका रेसिप्रोकल क्रॉस उल्टा करते हैं तो F1 पीढ़ी में जो क्रॉस से ऑफस्प्रिंग बनता है, संतान बनती है, उसका कलर ब्लू होता है, ना कि ब्लैक या व्हाइट, यानी कि वो इंटरमीडिएट होता है। और F2 जनरेशन में सेम रेशो रहता है 1:2:1। तो ये इसके दो एग्जांपल हैं, गुलाबा से मिला जलावन स्नैपड्रैगन में पशु का कलर, और नंबर 2 ब्लू एंडोलूसियन मुर्गों में परों का रंग। जीन पारस्परिक क्रिया, जीन इंटरैक्शन में अब हम सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस पढ़ेंगे। कोडोमिनेंस वह घटना है जिसमें F1 हाइब्रिड यानी कि F1 संकर जो विषम युग्म जीव होता है उसके अंदर भी एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित होता है वहां पर यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित हुआ उसके लिए जो दोनों एलील्स आती हैं F1 हाइब्रिड में, यानी कि अप्रभावी और प्रभावी, वो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करती है। यानी कि यहाँ पर जो दो एलील्स होती है F1 हाइब्रिड में, F1 संकर में, वो दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करती हैं और उनके कंप्लीटली एक्सप्रेस होने से एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित होता है। देखने में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा नजर आता है, क्योंकि वहां पर भी एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है, यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है। यहाँ का जो F2 रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित होता है, लेकिन वहां पर दोनों एलील्स यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव यानी कि प्रभावी और अप्रभावी एलील्स की आपस में मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है, मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों एलील्स मिक्स नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती, उनका मिश्रण नहीं होता। वो दोनों एलील्स अलग अलग अपने आप को एक्सप्रेस करती है, निरूपित करती है, अपना लक्षण बनाती है, और उनके अलग अलग लक्षण बनाने से एक नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर विकसित होता है। पहला एग्जांपल है इसमें मनुष्य में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की वंशागति, और नंबर 2 कैटल्स में कोट कलर की वंशागति। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ए, बी, AB और O, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करते हैं कि जो आरबीसी होती है हमारी लाल रक्त कणिका, उस पर एक विशेष प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं एंटीजन। और ब्लड प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन होती है, ये प्लाज्मा है। यहां पर भी जो प्रोटीन होती है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी प्रकार से एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इस एंटीजन मेनली और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी इसकी रिवर्स यानी कि उल्टी स्मॉल बी होती है, हम उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। और एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन होती है कैपिटल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए होती है, उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी। जिसमें एंटीजन ए तथा बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन एंटीजन ए तथा बी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। या हम ये भी समझ सकते हैं कि जिसमें एंटीजन ए वो ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी वो ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों वो ए बी, जिसमें एंटीजन नहीं वो ब्लड ग्रुप ओ।
कारण ब्लड ग्रुप 4 है, इसकी जो वंशागति है यानी कि रक्त समूह वंशागति जो है वो 3 एलील्स पर निर्भर करती है, IA, IB और IO और स्मॉल आई। इसे IO लिखते हैं या I0 या स्मॉल आई। ये एंटीजन A बनाता है, ये एंटीजन B बनाता है और ये नो एंटीजन अर्थात ये कोई एंटीजन नहीं बनाता है। तो ये IA एंटीजन A बनाती है, IB एंटीजन B बनाती है, IO या I नो एंटीजन यानी कोई एंटीजन नहीं बनाती है। अब ये दो जो एलील है IA एंड IB, ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट होती हैं। कोडोमिनेंट का मतलब सहप्रभावी, अर्थात जब ये दोनों सहप्रभावी का मतलब क्या है कि जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगी तो दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली निरूपित करेंगी, एक्सप्रेस करेंगी, अर्थात अपना लक्षण बनाएंगी। लेकिन जब IA के साथ I0 या I आएगा या IB के साथ I0 या I आएगा तो ये इस पर डोमिनेंट हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर IA IB साथ साथ आएंगे तो दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे तो ये कोडोमिनेंट है। लेकिन जब IA के साथ IO आ जाएगा तो ये डोमिनेंट बन जाएगा, ये प्रभावी बन जाएगा, ये प्रभावी होगा इस पर और ये अप्रभावी होगा। इसी प्रकार से ये प्रभावी होगा और इसके साथ I0 क्या बन जाएगा, अप्रभावी बन जाएगा। तो अगर हम देखें एक क्रॉस, कि अगर माता और पिता का जो क्रॉस है, अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का B हो या रिवर्स हो तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IA I0 से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IB I0 से। एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप है हमारा, उसमें जो एलील्स का जो समूह है यानी कि जो एलील्स मिलकर कॉम्बिनेशन बनाती हैं वो 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाती है। IA I0, IB IB, IB I0, IA IB और I0 या I0। ये तो ब्लड ग्रुप A बनाता है और ये भी ब्लड ग्रुप A बनाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, क्योंकि ये जब इसके साथ आएगी तो दोनों सहप्रभावी होंगे, लेकिन जब इसके साथ आएगी तो ये प्रभावी जाएगा और ये अप्रभावी जाएगा। जब ये दोनों साथ आएंगे तो कोडोमिनेंट होगी और ये दोनों मिलकर ब्लड ग्रुप A भी बनाएगी, क्योंकि ये एंटीजन A बनाएगा और ये एंटीजन B बनाएगा और दोनों की मिक्सिंग से ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A भी बनेगा। और इसमें I0 जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा, नो एंटीजन। और जब दोनों नो एंटीजन बनेगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O बनता है। तो अगर वो स्पेशली ना कहे कि वो पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस A वाले हैं या होमोजाइगस B वाले हैं तो हम इसको IA I0 IB I0 ही लिखते हैं, क्योंकि अगर वो होमोजाइगस होगा तो वो स्पेशली बताएगा हमको। तो अब इसका जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेगा, IA I0, इसके बनेंगे IB I0। IA I0 IB I0, IA IB IB I0, IA I0 और IO या I0। अब ये बनाएगा ब्लड ग्रुप B, ये बनाएगा A, ये बनाएगा O और ये बनाएगा A।
इसमें जो IA IB जीनोटाइप है, इसमें ये तो बनाएगा एंटीजन A, ये बनाएगा एंटीजन B, और दोनों की मिक्सिंग से बनेगा ब्लड ग्रुप AB। तो IA IB दोनों कोडोमिनेंस के एग्जांपल हैं। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है कैटल्स में कोट कलर, इसमें दो किस्में पाई जाती हैं, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक को हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके गैमेट्स बने R1, इसके गैमेट्स बने R2, और F1 जनरेशन में R2 बनता है और ये रोन कलर का होता है। रोन कलर का मतलब क्या होता है कि ब्लैक और व्हाइट के दोनों के धब्बे बनते हैं उसमें, क्योंकि इसमें R2 दोनों ही कोडोमिनेंट है, और दो कोडोमिनेंट होने का ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो दोनों एक साथ रहकर भी अपने आप को निरूपित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सिबमेटिंग बोलते हैं इसको, सिबमेटिंग मतलब जब F1 इंटू F1 होता है, एनिमल्स में सिबमेटिंग कहलाते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट्स की संतानें होती हैं वो, और यहाँ पर R1 इंटू R1, इसके गैमेट्स बने R1, इसके गैमेट्स बने R1। अब R1, R2 R1, R2, R1, R2, R1, 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 R2, R1, R2 और R2, R2। ये बना ब्लैक, ये बना रोन, व्हाइट। तो यहां पर भी ब्लैक, रोन और व्हाइट का जो रेशो होता है 1:2:1 होता है, और ये इसका जीनोटाइप रेशो होता है, और ये इसका फिनोटाइप रेशो होता है। जीन इंटरेक्शन में अब हम बहुएलीलता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या है कि सामान्यतः एक जीन के दो एलील्स उपस्थित होते हैं और वो दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विपरीत लक्षणों को कंट्रोल करती है, लेकिन कभी-कभी म्यूटेशन के कारण एक जीन के दो से ज्यादा एलील्स होते हैं, तो ऐसे एलील्स को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील यानी कि बहुएलील, और इस घटना को या उनके इस वंशागति को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुएलीलता। इसके तीन एग्जांपल हैं। मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति, खरगोश में कोट का कलर यानी कि स्किन कलर, और ड्रोसोफिला में आई कलर यानी कि ड्रोसोफिला मक्खी में आंख का रंग। मनुष्य में जो रक्त समूह की वंशागति है वो हमने कोडोमिनेंस में भी पढ़ी, वो कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, डोमिनेंस का भी एग्जांपल है, और मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। अभी हमने पढ़ा कि उसमें तीन एलील्स होती है, IA, IB और I0 और I। तो ये तीन एलील्स होती है, तो दो से ज्यादा एलील्स हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। और जो इस घटना को क्या बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। तो जीनोटाइप्स की जो संख्या होती है, तो मल्टीपल एलिलिज्म में जो जीनोटाइप की संख्या होती है वो होता है n इंटू n+1/2, और n क्या है नंबर ऑफ एलील्स, कितनी एलील्स है उसमें। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में कितनी एलील्स है 3, रैबिट कलर में होती है 4। तो यहां पर ब्लड ग्रुप वंशागति में जीनोटाइप्स की संख्या कितनी रहेगी
तो 6 जीनोटाइप हमने अभी हमने पढ़े थे आई नॉट, IB, I नॉट, IB और I नॉट, I नॉट। खरगोश में कितने जाएंगे? 4 × 4 + 1/2 यानी कि 4 × 5/2 यानी कि 20/2 = 10। तो इसमें 10 जीनोटाइप हो जाएंगे, इसमें 6 जीनोटाइप हो जाएंगे। तो ये जब नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मल्टीपल एलील्स में 3 एलील्स होती हैं या 4 एलील्स होती है, तो उसमें नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे। जीन इंटरेक्शन यानी कि जीन पारस्परिक क्रिया में अब हम बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी और बहुजीनी वंशावली यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी यानी कि बहुप्रभाविता का मतलब है, नाम से चल रहा है, बहु माने अनेक, यानी कि जब एक जीन अनेक लक्षणों को कंट्रोल करती है तो ऐसी जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और उसकी ये वंशागति क्या कहलाती है, प्लियोट्रॉपी यानी कि बहुप्रभाविता। यानी कि इस घटना में एक जीन अनेक लक्षणों को कंट्रोल करती है, ऐसी जीन प्लियोट्रॉपी जीन कहलाती है और उसकी ये वंशागति क्या कहलाती है, प्लियोट्रॉपी यानी कि बहुप्रभाविता कहलाती है। इसका एग्जांपल है मटर में एक जीन यानी कि जो एक जीन है वो 3 कैरेक्टर कंट्रोल करती है, सीड कोड यानी कि बीज चोल का रंग, दूसरा पत्ती पर लाल धब्बे और तीसरा पुष्प का रंग यानी कि फ्लावर का कलर। दूसरा एग्जांपल, मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया की जो जीन है वो एक जीन असामान्य हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करती है और वही जीन आरबीसी को हसियाकार यानी कि सिकल शेप कर देती है। जो नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप होती है आरबीसी की, उसको क्या बना देती है, हसियाकार बना देती है, यानी सिकल शेप बना देती है। इससे ऑक्सीजन लोडिंग की जो पावर होती है, ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तीसरा एग्जांपल इसका ड्रोसोफिला में वेस्टिजियल विंग, इसकी जो एक जीन होती है, परभावी जीन होती है, वो इन वेस्टिजियल विंग्स को कंट्रोल करने के साथ साथ जनन अंगों की संरचना को भी कंट्रोल करती है, शरीर की लंबाई को भी कंट्रोल करती है और अंडों की संख्या में कमी और अन्य कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पर एक जीन अनेक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। बहुजीनी वंशागति इससे उल्टी होती है कि यहाँ पर एक जीन अनेक लक्षणों को कंट्रोल करती है, यहाँ पर एक लक्षण के लिए अनेक जीन, यानी कि अनेक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती हैं। 2-3 जोड़ी जो जीन्स होती है वो प्रभाव डालती हैं एक कैरेक्टर पर। और दूसरी खास बात क्या है यहाँ पर कि अनेक जीन एक कैरेक्टर बनाएंगी, लेकिन लक्षण की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसका जो कैरेक्टर बनने की जो इंटेंसिटी है वो डोमिनेंट यानी कि प्रभावी एलील्स की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पर हमें 2 चीजें याद रखनी है कि अनेक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती हैं, प्लस लक्षण की इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है वो प्रभावी एलील्स की जो संख्या है उस पर निर्भर करती है। इसका पहला एग्जांपल है गेहूं में कर्नेल का कलर, मनुष्य में लंबाई और मनुष्य में स्किन कलर। कर्नेल जो होता है सीड या फ्रूट का जो अंदर का खाने योग्य एडिबल पार्ट होता है उसको हम कर्नेल बोलते हैं, ऊपर का जो कवरिंग से अलग पार्ट होता है। तो गेहूं में जो कर्नेल का कलर होता है वो बेसिकली 2 होते हैं, रेड और व्हाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R, कैपिटल B से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r, स्मॉल b से। इसके कैपिटल्स बने RB, इसके बने स्मॉल rb, और जो इंटरमीडिएट बना कैरेक्टर कैपिटल R, कैपिटल B, स्मॉल b जो इंटरमीडिएट बनता है F1 में। जब इसकी सैल्फिंग कराई जाती है F1 तो फुल रेड, लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड, वेरी लाइट और व्हाइट, यानी कि पूर्ण लाल, हल्का लाल, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती लाल और बहुत हल्का। और व्हाइट का जो रेशो होता है वो 1:4:6:4:1 होता है, यानी कि जो रेशो है वो क्या है 1:14:1 है, यानी कि फुल रेड 1 और ये सारे सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। और ये हो गया व्हाइट, ये हो गया फुल रेड। तो अब यहाँ पर जो फुल रेड या लाइट रेड या इंटरमीडिएट रेड जो भी बन रही है इसकी इंटेंसिटी है कैरेक्टर की, तो वो डिपेंड करती है किस पर। फुल रेड कब बनेगा, जो प्रभावी एलिमेंट की संख्या कितनी होगी 4 से मतलब क्या होगा, कब बनेगी 4, कैपिटल B, कैपिटल B। लाइट रेड कब बनेगा, 3 होंगे। 3 कैसे हो सकते हैं, कैपिटल R, कैपिटल B, या कैपिटल R, कैपिटल B, स्मॉल b।
दो कब हो सकते हैं? कैपिटल आर स्मॉल बी, या कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। एक कैपिटल आर स्मॉल बी। तो जब एक होगा तो वेरी लाइट, जब चार होंगे तो फुल रेड, तीन होंगे तो लाइट रेड, जब दो होंगे तो इंटरमीडिएट रेड, और जब एक होगा तो रेड, जब एक भी नहीं होगा, एक का मतलब क्या है? स्मॉल आर स्मॉल बी, तो क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। और मनुष्य में जो स्किन कलर है वो भी तीन पेयर जीन्स पर निर्भर करता है, और मनुष्य की लंबाई होती है वो भी कई कैरेक्टर्स पर निर्भर करती है, कई जीन्स पर निर्भर करती है, कई एलील्स पर निर्भर करती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।